नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पवन के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृतियां। जिस प्रकार झील एवं हिमानी क्षेत्रों में हिम, आर्द्र प्रदेशों में बहता हुआ जल धरातल में अच्छा अनाच्छादन का माध्यम है, उसी प्रकार शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु अनाच्छादन का प्रदान करता है। पवन द्वारा ही सूक्ष्म स्थलों में संरचनात्मक एवं क्षयात्मक कार्य होते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में वनस्पति का आवरण या तो कम होता है या धरातल वनस्पति विहीन रहता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस भूभाग में दिन और रात के तापमान का अंतर अत्यधिक आंका गया है, जो यांत्रिक अपक्षय का मुख्य कारक है। इन क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानों में विघटन हो जाने से चट्टानों के जोड़ खुल जाते हैं, जिससे पवन आसानी से चट्टानों को अपर्दित कर देता है। मोटे कण वाले मलबे को पवन घिसट कर आगे ले जाती है, जिस कारण चट्टानों के निचले भाग में क्षरण कार्य होता है। हवा का वेग जितना तीव्र होता होगा, क्षरण की मात्रा उतनी ही अधिक आंकी जाएगी। इस प्रकार ये कार्य जो है मुख्य रूप से वनस्पति विहीन या मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। संपूर्ण विश्व के मरुस्थलों को 5 प्रमुख मरु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सहारा मध्य एशिया मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत सहारा, अरब, भारत का थार, कराकोरम तथा किजलुकुम, तकलाम, मकान एवं गोबी मरुस्थल आते हैं। दूसरा दक्षिण अफ्रीका मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत कालाहरी, नमीब, कारू आदि मरुस्थलीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है दक्षिणी अमेरिका मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें अटाकामा, चिली तथा पेरू तट के सहारे पेंटागोनिया मरुस्थल शामिल है। चौथा उत्तरी अमेरिका मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत कैलिफोर्निया, एरिजोना तथा सोनोरा के मरुस्थलीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। पांचवा ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल प्रदेश आता है। मरुस्थल प्रदेशों की भौगोलिक विशेषताएं। मरुस्थलीय जलवायु, जिसे शुष्क जलवायु के रूप में जाना जाता है, उसके निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, वर्षा की न्यून मात्रा, जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम और 25 से 50 सेंटीमीटर जो भाग हैं वो अर्धशुष्क और अतिशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में आते हैं। दूसरा, एक माह से दूसरे माह तथा एक वर्ष से दूसरे वर्ष में वर्षा की विषमता। तीसरा, उच्च वाष्पीकरण की दर, जो हमेशा वर्षा से अधिक रहती है। चार, वर्षा की प्रकृति में विभिन्नता, कभी तीव्र तो कभी बौछारों के रूप में। पांचवा, न्यून सापेक्षिक आर्द्रता रहती है।
छठा, जैविक गतिविधियां संकेंद्रित रूप में मिलती हों। सातवां, तापांतर अधिक रहता हो। आठवां, वर्ष भर सूर्य का प्रकाश मिलता है तथा बादलों का आवरण कम तथा आकाश अधिकांश स्पष्ट एवं साफ रहता है। नवा, जल की कमी के कारण मिट्टी के कण परस्पर संगठित नहीं हो पाते। दसवां, वनस्पति के आवरण का अभाव रहता है। 11वां, मरुस्थलों में पवन प्रवाह तीव्र होता है। रेतीली आंधियां मरुस्थल की रेत को बहुत दूर तक उड़ा कर ले जाती हैं। 12, वनस्पति विहीन धरातल तथा तापांतर अधिक होने के कारण मरुस्थलों में भौतिक अपक्षय अधिक होता है। अब पवन के कार्य। पवन के मुख्य 3 कार्य हैं। पवन का अपरदनात्मक कार्य, दूसरा है पवन का परिवहन कार्य और तीसरा है पवन का निक्षेपात्मक कार्य। पहला, पवन का अपरदनात्मक कार्य। पवन द्वारा क्रमबद्ध भौगोलिक कार्य यांत्रिक विधियों से संपन्न होता है। रासायनिक अपक्षय मरुस्थलीय भागों में केवल नदियों के जल द्वारा कभी कभी लक्षित होता है, परंतु इसकी मात्रा बहुत कम है। वायु द्वारा शरण 3 विधियों में सक्रिय रहता है। पहला, अपवाहन, दूसरा अपघर्षण, तीसरा सन्निकर्षण। अपवाहन लैटिन भाषा के डिफ्लेर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ उड़ाना होता है। जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में टूटी चट्टानों के टुकड़ों तथा बालू के कणों को वायु उड़ाकर ले जाती है तो वह उड़ाव कहलाता है। वायु के उड़ाने से धरातल पर गर्तों या छिद्रों की उत्पत्ति होती है। मिस्र में वायु के उड़ाव से कतारा गर्त का निर्माण हुआ है। यह समुद्र तल से 126 मीटर गहरा है। लीबिया में भी उड़ाना के फलस्वरूप अनेक विचित्र स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। नंबर 2, अपघर्षण। पवन जब कुछ भार प्राप्त कर लेती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं तो वह अपने साथ उड़ाए हुए पदार्थ को लेकर प्रवाहित होती हैं तथा पवन जिन जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं अपने साथ धरातल का अपघर्षण करके या धरातल का जो अपक्षय पदार्थ होता है उसको अपने साथ समाहित करते हुए आगे बढ़ती हैं। यदि धरातल वनस्पति विहीन है तो वायु की गति बढ़ती जाएगी। इसके विपरीत वनस्पति क्षेत्रों में पवन की गति धीमी पड़ती जाती है। वायु जिस स्थान से प्रवाहित होती है उसमें वहाँ पर अपघर्षित पदार्थ कम रहते हैं, परंतु दूरी बढ़ने पर वायु के झोंके के साथ धूलि कणों की अधिकता बढ़ती जाती है। ज्यों ज्यों धूलि कणों की मात्रा बढ़ती जाती है त्यों त्यों दृश्यता समाप्त होती जाती है। जब कभी वायु किसी टीले या रेतीले क्षेत्र से टकराती है तो उसका अपघर्षण होने से वायु के साथ कई पदार्थों का सम्मिश्रण होता है। अधिकतर अपघर्षण कार्य में रेत के कण ही सहायक होते हैं। जब किसी रेतीले भूभाग पर वायु का अपघर्षण होता है तो उसे सर्वप्रथम छोटे छोटे कणों को उड़ाने के उपरांत केवल नग्न चट्टानें ही शेष रहती हैं, जिन पर यांत्रिक क्रियाएं प्रभाव डालती हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों में वायु के अपघर्षण के कारण कई प्रकार की धूल एवं सूक्ष्म कणों का सम्मिश्रण रहता है। जब ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय रहती हैं तो उनके फलस्वरूप वायुमंडल में कई प्रकार के धूल कणों की उत्पत्ति की गई है जो वायु के साथ मिलकर अपघर्षण का कार्य करने में सहायक होते हैं। सन्निकर्षण तीसरा पॉइंट है। सन्निकर्षण
पवन के साथ उड़ने वाले धूली कण या रेत के कण मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों या धरातल से टकरा जाते हैं। तो चट्टानों का या धरातल के अपक्षय के साथ साथ ही रेत के कण आपस में टकराने से छोटे छोटे रूप में बदल जाते हैं। इस क्रिया को सन्निकर्षण कहते हैं। इससे धूली कण गोल और धरातल खुरदरा हो जाता है। यह यांत्रिक विधि से संपन्न होते हैं। वायु के क्षरण कार्य को प्रभावित करने वाले तत्व, ये चार तत्व हैं। सेलों की संरचना, जलवायु, धूल कणों की मात्रा एवं स्वभाव, और चौथा है वायु की दिशा और प्रकृति। सेलों की संरचना, यह देखा गया है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापांतर अधिक होने से चट्टानों का अपक्षय मुख्यकर तुषारपात एवं चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अत्यधिक तापांतर एवं तुषारपात से चट्टानों के जोड़ खुल जाते हैं, जिस कारण अपरदन सरलता से संभव हो जाता है। नंबर 2, जलवायु। मरुस्थलीय क्षेत्र शुष्क एवं न्यून वर्षा वाले आके गए हैं। इनमें दिन के समय तीव्र गर्मी तथा रात्रि के समय तापमान गिर जाने से चट्टानें संकुचन एवं प्रसार के फलस्वरूप टूटती रहती हैं। संकुचन एवं प्रसार के कारण विकसित मलबे का अपरदन वायु के द्वारा सरलता से हो जाता है। तीसरा, पवन वेग। मरुस्थलीय भाग वास्तव में वनस्पति विहीन क्षेत्र है। इसमें वायु के झोंके के साथ सन्निकर्षण की क्रिया में जो धूली कण या रेत सम्मिलित रहते हैं, उसको वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा ले जाती है। यदि धरातल पर वनस्पति का आवरण है तो वायु का वेग धीमा रहेगा। धीमे वेग के साथ रेत का कण या धूलीकरण की मात्रा कम रहेगी, क्योंकि वह अत्यधिक रेत कणों का वहन करने की शक्ति नहीं रखता है। तीव्र गति पर बड़े बड़े कण वायु के साथ सम्मिलित रह सकते हैं। चौथा, धूल कणों की मात्रा एवं स्वभाव। धूल के कण पवन के साथ एक औजार के रूप में कार्य करते हैं। अतः यदि पवन के साथ धूल के कणों की मात्रा अधिक हो तो अपरदन का कार्य भी अधिक तीव्र गति से होता है। लेकिन जब इसकी मात्रा पवन की मात्रा के साथ कम होगी तो अपरदन के कार्य मंद गति से या नगण्य होंगे। पांचवा, वायु की दिशा और प्रकृति। यदि वायु धरातल की अपेक्षा ऊपरी भाग में प्रवाहित होती है तो क्षरण कार्य न्यून तथा इसके विपरीत वायु यदि पृथ्वी के धरातल पर चलती है तो वह अपने साथ धूली कणों एवं रेत को एकत्रित करती हुई आगे बढ़ती है। इसमें वायु का कितना दबाव रेत के कणों या धूली कणों पर पड़ता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें एक तरफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति तथा दूसरी तरफ वायु का कितना दबाव पड़ता है, यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे पवन के अपरदनात्मक कार्य से बनी भू आकृतियों के विषय में।